नीचे की तरफ गहरी तल जल की धाराएं चलेंगी, जो कि तापमान में उनसे ज्यादा कम तापमान वाली होंगी, है ना। तो सतही जल धाराएं और गहरी जल की धाराओं के चलने का कारण जो है, एक तो तापमान हो सकता है ना। तापमान में अंतर हो सकता है, लवणता में अंतर हो सकता है, इसके अलावा व्यापारिक या पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर भी वो सतह तरंगें चल सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण हैं जल धाराओं के चलने के, ओशियनिक करंट्स के चलने के, ठीक है। जो मुख्य रूप से समझने वाली जो चीज होती है वो क्या है, जल धाराओं को या ओशियनिक करंट्स को दो वर्गों में बांटा गया है, जो सभी जगह स्वीकृत है। और हमेशा इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, प्री में हो या मेंस में हो, क्योंकि हमको जो पीसीएस में सिलेबस जो है वो जो है वैश्विक भूगोल, जनरल सतही जानकारी, है ना, सामान्य भूगोल, इसमें कि ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये है क्या नाम, अभी अभी जो हम जलधाराएं पढ़ रहे हैं ये है, कुछ पर्वतों के प्रकार, कुछ झीलें, इस तरह की जो जानकारी है वो पीसीएस में या फिर यूपीएससी में एक जनरल कंसेप्ट जो है वो पूछा जाता है। मेन में जो है यूपी पीसीएस में वो रहेगा भारत का भूगोल, सामाजिक, आर्थिक और उससे जुड़ा हुआ भौतिक भूगोल। ऐसे भूगोल का है और समझने वाला टॉपिक ये है, इससे आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन को ध्यान से जब पढ़ेंगे अब इस टॉपिक को, समुद्री जलधारा, इसमें सबसे पहले जो अपना वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है गर्म जलधाराओं का, है ना। दो तरह की जलधाराएं हैं समुद्र में, एक गर्म, दूसरी ठंडी। समझ में हेलो। आ रहा है ना सबको? हाँ हाँ सर, हेलो। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर अभी आपने जो जेट स्ट्रीम बताए थे अभी, जो मतलब तीव्र जल की जो प्रभाव होता है, हाँ। तो सर वो तीव्र जल का प्रवाह जेट स्ट्रीम जो हवाएं चलती हैं उसी के कारण होता है क्या? नहीं, वो जरूरी नहीं है, जेट स्ट्रीम अलग चीज है। जेट स्ट्रीम क्या होती है, जलधाराओं के प्रवाह को दिशा जरूर देती है, लेकिन वो कारण नहीं है उस गल्फ स्ट्रीम या किसी तरह की स्ट्रीम की प्रवाह का। ये तापांतर एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ दिशाएं ऐसी बन जाती हैं, उसमें क्या है कि एक तो समुद्र का तट ऐसा हो कि जो कि अवरोध ज्यादा पैदा ना कर रहा हो किसी भी जल के प्रवाह में, है ना। फिर जैसे जी सर। गल्फ स्ट्रीम को अपन एग्जाम्पल लेके समझे, तो गल्फ स्ट्रीम के तीव्र गति से प्रवाह का कारण ये है कि गल्फ स्ट्रीम जो पूर्वी तट पर बहती है यूएसए के, तो उसका जो तट है वो अवरोध पैदा नहीं करता बहुत ज्यादा, है ना। तो वो स्मूथ एक तट मिल गया उसको चलने के लिए। वहां पर पछुआ पवनें जो है बहुत अच्छी तरह से, उन पछुआ पवनों में बहुत आसानी से बिना अवरोध के वो चलती हैं। तो पछुआ पवनों के प्रवाह में आकर ये भी गल्फ स्ट्रीम जो है बहुत स्पीड से आगे बढ़ती है, और एक कारण उसमें लवणता का अंतर भी है ना। तो ये कुछ कारण मिलके, सब आपस में मिलके जल प्रवाह को, गति को तीव्र कर देते हैं, ओके सर। ये चीज हो जाती है ना। ठीक है। जी तो सर। हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो गर्म जल की धाराएं पढ़ने वाले हैं, सभी समुद्रों की। सबसे पहले प्रशांत महासागर की पढ़ेंगे, फिर अटलांटिक महासागर की, और सबसे बाद में हिंद महासागर की गर्म जल धाराएं। अभी ठंडी जल धाराएं अगली क्लास में हो पानी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग एक्चुअली टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो सब लोग वो खोलो जरा, फोटो जो आज मैंने ग्रुप में डाली थी ना, यस सर। सब लोग खोलो एक बार, उसी से समझते हैं डेटा तो जो है सही। खोल लिया सभी लोगों ने? जी सर। जी सर। है ना। उसमें दो तरह की फोटोज हैं, एक है ब्लू और रेड, है ना, और एक है दूसरा वाला जो सिर्फ ब्लू में है ना। तो दूसरा वाला जो सिर्फ और सिर्फ ब्लू में है उसको खोलते हैं पहले अपन। इससे क्या है, दिशाएं समझ लेंगे, ठंडा गर्म थोड़ी देर से आगे दूसरी वाली फोटो में देख लेंगे, है ना। क्योंकि पहले अपन शुरुआत करें जलधाराओं को चलने की, कि हाँ चलने के क्या क्या फैक्टर हैं या फिर कौन से चीजें हैं जो जलधाराओं के प्रवाह को आगे बढ़ा रही हैं, ठीक है। खोलिए सभी ने ना सेकंड वाली फोटो। यस सर। चलो, तो है क्या, सबसे नीचे वाली लाइन जो देख रहे हो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट लिखा हुआ है ना।
बीच में सबसे लास्ट जो Yes, जलधारा yes, है, sir. वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये इकलौती जलधारा है जो बिना किसी अवरोध के पूरी पृथ्वी में चारों तरफ घूमती रहती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं आता है, तो बड़े आराम से ये सर्कुलेट होती रहती है। ये एक जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है। ठीक है ना। इस जलधारा का कुछ हिस्सा जो है वो उत्तर की तरफ मुड़ता है बेंगुला जलधारा के रूप में। ठीक है, और बेंगुला जलधारा जो है वो कौन सी है, अफ्रीका के दक्षिणी तट की दक्षिणी छोर में पश्चिमी तट की जलधारा है। ठीक है ना। और आ रहा सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में समुद्र के जलधारा के रूप में आगे पीछे पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती रहती है लगातार। इसके संपर्क में कोई भी पानी आएगा, सीधी सी बात है, आर्कटिक क्षेत्र की जलधारा है, ठंडी होगी। इसके संपर्क में जो भी पानी आएगा वो ठंडा ही हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब खोलते हैं अपन पहली फोटो। इसमें लाल और ब्लू कलर का है। खोली सबने? जी सर। यस सर। चलो, अब अपन शुरुआत करते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक, होता क्या है, ये जो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, इसमें नॉर्थ इक्वेटोरियल लिखा है ऊपर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, उसके नीचे की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ इक्वेटोरियल लिखा है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर समुद्र का जल दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से ये घूमता हुआ पहुंचता है पूर्वी द्वीपों की तरफ, सर्कुलेट होते हुए, घूमते हुए, है ना। सर, पूर्वी देश कौन से, फिलीपींस के तट के पास। ठीक है ना, उस फोटो में राइट साइड में जाओगे तो ये फिलीपींस का तट समूह, यहाँ भी देखो लिखा आ रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल, है ना। तो ये जो करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी प्रशांत महासागर की, ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर या क्या समुद्र का जो जल है, फिर क्या हुआ, यह जो जल धारा है या फिर ये जल है, वो दो भागों में बढ़ जाता। इसकी एक शाखा जो है वो उत्तर की तरफ क्यूरोसियो के नाम से आगे बढ़ती है, जो कि क्या है, गर्म। ठीक है, लाल दिख रही है। नॉर्थ इक्वेटोरियल भी गर्म जल ही है, इसलिए ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल या फिर उत्तरी भूमध्य रेखी जलधारा। इसकी एक शाखा क्या हुई, क्यूरोसियो के नाम से उत्तर की तरफ बढ़ गई, और कुछ पानी जो है वो दक्षिण की तरफ बढ़ गया। ठीक है, क्यूरोसियो देख रहे हो आगे गई, और फिर नॉर्थ पैसिफिक के नाम से उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट के नाम से सीधे हाथ पे मुड़ जा रहा है, ये देख रहे होगे, है ना। और क्या हो रहा है, ये पानी जो क्यूरोसियो है, ओयोशियो ऊपर से नाम लिखा आ रहा है ना। तो ये ओयोशियो जो है वो एक ठंडी जलधारा है। ये दोनों आपस में टकराती हैं। ये जहां भी ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलेंगी, वो मछली उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। कारण क्या है, ठंडा और गर्म पानी मिलकर मछलियों के प्रजनन के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, इसलिए वहां पर मछलियां बहुत ज्यादा पैदावार में होती हैं। और प्लवक वगैरह, जिसको प्लैंकटन वगैरह कहते हैं, बहुत अच्छे उत्पादन, उनका उत्पादन बढ़ जाता है या फिर वो पैदा होते हैं, जिनको खाकर मछलियां जलधाराएं आपस में मिलती हैं। ये क्या होते हैं, विश्व के सबसे बड़े मत्स्य उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उत्तरी भूमध्य रेखी जलधारा या फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर फिलीपींस के पूर्वी तट की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में बढ़ती है। फिर यहाँ पर फिलीपींस के तटों से टकराकर इसकी एक शाखा उत्तर दिशा में क्यूरोसियो के नाम से आगे बढ़ती है।
और दूसरी शाखा दक्षिणी दिशा में मुड़ जाती है, जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट में मिल जाती है ना। इक्वेटोरियल काउंटर करंट देख रहे हो, बीच में नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये काउंटर करंट जो है, ये जो इक्वेटोरियल करंट्स हैं, या फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है या साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये दोनों ही जलधाराएं, या फिर काउंटर करंट को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये तीनों ही जलधाराएं हमेशा भूमध्य चलती रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले उत्तरी इक्वेटोरियल करंट या फिर उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा अमेरिका के पश्चिमी तट से शुरू होती है और यह फिलीपींस के पूर्वी तट की ओर बढ़ती है, जिसकी और पूर्वी तट से टकराने के बाद इसकी एक शाखा क्यूरोसियो के नाम से उत्तर की तरफ बढ़ती है और उसका उस जलभाग का कुछ अंश दक्षिण की तरफ मुड़कर इक्वेटोरियल काउंटर करंट या प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाता है। सिंपली इतना, ठीक। अब क्या हुआ, क्यूरोसियो करंट आप बन गई। क्यूरोसियो करंट जो है वो क्या हुआ, ऊपर चलकर ओयोशियो करंट या फिर ओयोशियो नाम की ठंडी जलधारा में मिल गई। अब ये दोनों पानी आपस में मिलकर बढ़े कहाँ की तरफ, नॉर्थ पैसिफिक की तरफ। एरो देख रहे हो, नॉर्थ पैसिफिक करंट के नाम से। ये एक ड्रिफ्ट है, ठीक है। ड्रिफ्ट यानी हल्का प्रवाह, धीमा जलधारा, उससे ड्रिफ्ट से थोड़ा तेज जलधारा हो गया, जलधारा से थोड़ा तेज क्या हो गया, स्ट्रीम, ठीक है। तो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट जो है वो आगे बढ़ी, और वो कहाँ बढ़ी, उसी की एक शाखा देख रहे हो अलास्का के नाम से। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर देखो, अलास्का के नाम से उत्तर की तरफ बढ़ रही है एक शाखा उसी जल की, और एक शाखा उसी जल की कैलिफोर्निया करंट के नाम से दक्षिण की तरफ बढ़ रही है ना। तो क्या हुआ कि ये जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, ये बढ़ा जब पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो ये अलास्का के पास इसके इस जल का कुछ हिस्सा अलास्का करंट के नाम से उत्तर की तरफ बढ़ गया, और जल का कुछ हिस्सा कैलिफोर्निया करंट के नाम से दक्षिण की तरफ बढ़ गया, कैलिफोर्निया के पश्चिमी तटों से मिलता हुआ, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? जी सर। है ना। तो अलास्का जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात को। कारण क्या हुआ, ये जो मिश्रित जल राशि ओयोशियो ओयोशियो की जो आगे बढ़ी पश्चिमी तट की तरफ, तो इसमें से कुछ हिस्सा अलास्का का हुआ क्या, ऊपर से आने वाली जो ओयोशियो है और कुछ और जल राशि है, वो इसमें ज्यादा मात्रा में किसमें, कैलिफोर्निया करंट में या फिर इस जल राशि में मिल गई। नहीं होना कि एक तरफ उसी पानी में से एक तरफ गर्म कैसे निकल गया, एक तरफ ठंडा कैसे निकल गया। तो हुआ क्या कि उसमें कुछ हिस्सा जो है अलास्का करंट के नाम से गर्म रूप में निकला, और है क्या, इसके कंपैरिजन में अलास्का करंट का जो हिस्सा वो गर्म रहेगा। क्यों, क्योंकि उत्तरी हिस्सा है, ये देख रहे हो, उत्तरी हिस्सा इससे तो पानी से तो ठंडा ही है, स्थल भूमि जो है, इसलिए गर्म है वहां अपेक्षाकृत। और यही जलधारा जब दक्षिण भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ अपेक्षाकृत वो ठंडी जलधारा कहलाएगी उसके स्थल खंड के तुलना में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये उत्तरी प्रशांत महासागर का में जल की तरंगों का या जलधाराओं का या करंट्स का घूमना कैसे हुआ, यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट व्यापारिक पवनों या ट्रेड विंड्स के प्रभाव में आगे बढ़ी, उत्तर और दक्षिण की तरफ बही, है ना। ये सभी जलधाराओं में यही होना है, तटों से टकराएंगी, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ, सभी जलधाराओं में यही सीन है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। नाम बस याद रखना कि कहाँ क्यूरोशियो है, कहाँ कौन से इसको ओयोशियो कह रहे हैं, बस इतना ही चीज है। तो ये हुई उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं, ठीक। अब हम देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। इसमें क्या हुआ, जहां पर हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कह रहे थे उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, अब हम इसको क्या कह देंगे, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा। क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, बस सिंपल इसलिए नाम चेंज हो गया, चीज वही है, पानी वैसा ही है ना। अब क्या हुआ, ये भी व्यापारिक पवनों के प्रवाह में आकर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ा, ये जलधारा बढ़ी या फिर जलराशि बढ़ी। फिर जब आगे आई तो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर तुम देख रहे होगे, यहाँ पर टकराई। यहाँ पर टकराने के बाद यह जलराशि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से दक्षिण की तरफ बढ़ गई। कौन सी, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा या फिर
साउथ इक्वेटोरियल करंट पश्चिमी तट से प्रारंभ हुई, पूर्व की तरफ आई और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में गर्म जलराशि है सिंपली। और इसी जलराशि का कुछ हिस्सा जो है वो उत्तर की तरफ मुड़कर इक्वेटोरियल काउंटर करंट या फिर प्रति भूमध्य रेखी जलधारा में मिल गया। अब एक्चुअली काउंटर करंट हो धाराएं आगे बढ़ती हैं तो समझो पानी अगर एक तरफ से आगे बढ़ेगा तो वहां जो स्पेस खाली होगा उसको भरने के लिए कुछ पानी रिटर्न बैक आता है बीच में से। और चूंकि है क्या 0 डिग्री जो है वो पढ़ा होगा या फिर आगे अपन पढ़ेंगे, वह जो है 0 डिग्री का क्षेत्र वो अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र है, यहाँ पर हवाएं ज्यादा नहीं चलती हैं, इसलिए पानी इसके सहारे कुछ बैक हो जाता है संतुलन करने के लिए, ठीक है ना, जिसको हम प्रति भूमध्य रेखी जलधारा या फिर क्या नाम देते हैं। क्या हुआ अपन ने देखा ये क्या हुआ, दक्षिण इक्वेटोरियल करंट जो है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट के नाम से दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ी, जो कि गर्म जलधारा थी, ठीक है। फिर यह जलधारा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा दक्षिण की तरफ आते आते साउथ पैसिफिक नाम से देख रहे होगे, ये क्या है दक्षिणी प्रशांत महासागर में वेस्ट नाम से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो आपने पिछली वाली फोटो में देखी थी उसी में मिल जा रहा है, और वो क्या है ठंडी जलधारा है। ये पानी ऊपर से दक्षिण की तरफ आकर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या फिर उसी का नाम एंटार्क्टिक सरकम पोलर जलधारा है या फिर जो है कई सारे अलग से नाम है, उस क्षेत्र में आकर उसी जल के वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के जल के साथ आगे मिलता रहता है, बढ़ता रहता है। ये इसमें क्या है साउथ इक्वेटोरियल करंट का ये सर्कल है। अब क्या हुआ, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो अपन पीछे पढ़ रहे थे वो क्या होती है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के दक्षिण तट पर जब टकराती है तो ये पेरुवियन या फिर इसको क्या बोलते हैं हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। नेचुरल सी बात है कि वो ठंडी होगी, उसी पानी का कुछ हिस्सा यहाँ पर टकराकर उत्तर की तरफ पेरुवियन करंट के रूप में आगे बढ़ जाता था, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन ने इसका प्रभाव देख लिया। अब क्या हुआ, अटलांटिक ओशियन देखते हैं। अटलांटिक ओशियन में वही कहानी है जो कि प्रशांत महासागर में थी। कैसे, इसमें भी अपन देख रहे हैं उत्तरी नॉर्थ इक्वेटोरियल या फिर उत्तरी भूमध्य रेखी जलधारा। कारण क्या, वही सेम कारण, व्यापारिक पवनों के प्रवाह में आकर पश्चिम से ये जल आगे बढ़ा, कहां से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिणी अमेरिका के जलधारा जब पश्चिमी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट से दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट की तरफ बढ़ती है तो इसका कुछ पानी जो क्या हुआ गल्फ स्ट्रीम के रूप में ऊपर की तरफ बढ़ गया, देख रहे हो है ना, उत्तर की तरफ। और कुछ पानी इक्वेटोरियल काउंटर करंट, इक्वेटोरियल काउंटर जो लिखा है उसमें मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, वही सेम कहानी हुई जहां जो पहले हो रही थी प्रशांत महासागर में, क्या पूर्व से पश्चिम की तरफ आया पानी, पानी टकराया तट से और दो हिस्सों में बट गया, कुछ भाग उत्तर की तरफ चला गया, कुछ भाग दक्षिण की तरफ चला गया। दक्षिण में उत्तरी जो भूमध्य रेखी जलधारा है वो में आगे बढ़ती है, ठीक। फिर क्या होता है, यहीं पर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लगभग 35 से 40 डिग्री अक्षांश के आसपास नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में यही गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है पूर्व की ओर, पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर, है ना। 35 से 40 डिग्री के अक्षांश के पास जब यह गल्फ स्ट्रीम पहुंचेगी तो वहां पर क्या हो रहा है, पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रही हैं, उन्हीं के प्रभाव में आकर यह जलधारा भी जो है या गल्फ स्ट्रीम जो है यह पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने लगी है, देख रहे हो है ना। तो फिर नॉर्थ इसको जब ये बढ़ेगी तो ये जल राशि क्या है बहुत
चौड़े क्षेत्र में बहेगी, ये बड़े धीरे धीरे प्रवाह में अटलांटिक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट नाम दिया गया है। क्यों? इसकी गति थोड़ी सी धीमी हो गई होगी, है ना। अब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में देख रहे हो ऊपर से इरमिंजर करके एक जलधारा चली आ रही है, लेब्राडोर जलधारा चली आ रही है, दोनों की दोनों ठंडी जलधाराएं हैं, है ना। ग्रीनलैंड की जलधारा देख रहे हो, ग्रीनलैंड के पूर्वी तट पर। तो ये उत्तर से जो भी, या फिर हमने कहा था उच्च अक्षांशों की जो भी जलधारा उच्च अक्षांशों से आएगी वो क्या होंगी, ठंडी ही होती है। ठीक है। अब क्या हुआ, एनएडी ना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का कुछ पानी जो है वो उत्तर की तरफ बढ़ गया, क्या, यूरोप में। तो उसने क्या किया, यूरोप के जो तट थे, पश्चिमी तट, समुद्री तट, जो रखे थे गर्म जलधारा के प्रभाव में आकर थोड़े से गर्म हो जाएंगे। इससे क्या होगा, व्यापारिक लाभ हुआ कि बर्फ ज्यादा नहीं जमेगी समुद्र के तटों पर, है ना। तो समुद्री तट जमते नहीं, इससे जहाजों का आवागमन थोड़ा सुलभ हो जाता है। तो बहुत फायदा ये पहुंचाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यूरोप के पश्चिमी तटों पर। ठीक। अब ये ग्रीनलैंड और लेब्राडोर जलधाराएं देख मिलकर क्या कर रही हैं, इसकी एक शाखा कनारी नाम से आ रही है, देख रहे होगे, है ना। कनारी नाम से ठंडी जलधारा के रूप में दक्षिण की तरफ बह रही है ना। और फिर ये कहाँ मिल जा रही है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में। कौन सी, कनारी। तो एक तरह से ये सारगेसो सी नाम का सुना होगा, एक्चुअली सारगेसो सी क्यों कहते हैं, सारगेसो नाम के प्लवक या प्लैंकटन यहाँ पर पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर, है ना, मछुआरे जो है वहां पर, यहाँ मछलियों का व्यवसाय व्यवसाय क्या, मछली पकड़ने का काम भी करते हैं, ये सब चीजें। तो ये अपेक्षाकृत शांत समुद्री क्षेत्र है जिसको हम सारगेसो सी बोलते हैं। कारण सारगेसो पाए जाते हैं उनको सारगेसो कहा जाता है, इसलिए इसका नाम भी सारगेसो सी इस क्षेत्र का कह देते हैं। ठीक है। तो एक तरह से ये चक्र पूर्ण हो रहा है। अब अटलांटिक ओशियन में उत्तर के बाद जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये क्या देख रहे हैं, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट थी, अब यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट से के नाम से कहा जाएगा जलराशि को। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। सिंपली हुआ क्या, वही व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर समुद्र की जलराशि अफ्रीका के पश्चिमी तट से अमेरिका के पूर्वी तट की ओर आगे बढ़ती है, जिसको हम साउथ इक्वेटोरियल करंट के नाम से जानते हैं। और यह जलराशि जब ब्राजील के पूर्वी तट पर टकराती है तो इसका एक हिस्सा उत्तर की तरफ और दूसरा हिस्सा दक्षिण में ब्राजील करंट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक गर्म जलधारा है। ठीक है। ये आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया यस बात सर। सबको समझ में, यस है ना। सर। ठीक है। तो क्या हुआ, ब्राजील जलधारा के नाम से साउथ इक्वेटोरियल करंट का एक हिस्सा दक्षिण की तरफ बढ़ा। ठीक। अब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो अपन ने पहले पढ़ी थी वो क्या होगी, यहाँ घूम रही है, तो ये ब्राजील जलधारा जो है कुछ हिस्सा इसका उसमें मिलेगा। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिण तट है, ये जलराशि जो ठंडी जलराशि है वो यहाँ पर मिलती है किससे, ब्राजील धारा जलधारा से। और वो आगे बढ़ जाती है कहाँ पर, ये अफ्रीका जो है उसके पश्चिमी तट की तरफ, है ना। और यहाँ टकराकर ये बेंगुला जलधारा के रूप में या ठंडी जलधारा के रूप में यह उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। जो कहते हैं गर्म जलधारा के रूप में बहते हैं। ठीक है ना। आ गए यहाँ तक समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। नहीं सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और होती है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो यहाँ पर प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा बहेगी, वहां पर एक चीज ये होती है कि यहाँ का जो पानी बैक में आ रहा है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, उसमें से कुछ जलराशि गिनी की जलधारा के नाम से सुना होगा तुम लोगों ने, गिनी तट के पास थोड़ा सा तीव्र गति से बहता है एक हिस्सा, इसलिए उसको हम गिनी जलधारा कह देते हैं या फिर गिनी करंट कह देते हैं। बहुत छोटी सी जलधारा है। ठीक है। तो एक याद रखना कि हाँ ये इसका उद्भव ऐसे हुआ और ये गर्म जलधारा है गिनी तट वाली। ठीक है। अब आते हैं हम कहाँ पर, अपने हिंद महासागर में। हिंद महासागर में भी वही कहानी थी जो और बाकी दोनों में है, कि
उत्तरी और दक्षिणी में दोनों जगह देख रहे होगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल, यानी उत्तरी भूमध्यरेखीय जलधारा और दक्षिण में दक्षिणी भूमध्यरेखीय जलधारा। दोनों की प्रवाह की गति क्या है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। कारण क्या है, वही व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर समुद्र की जल राशि पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करती है। ठीक, उत्तरी उत्तरी भूमध्यरेखीय जलधारा में क्या हो रहा होता है, जब ये जल राशि अफ्रीका के पूर्वी तट की तरफ टकराती है तो इसका पानी का कुछ हिस्सा उत्तर की तरफ बढ़ जाएगा, अरेबियन सी की तरफ, कुछ हिस्सा इक्वेटोरियल काउंटर करंट में या फिर भूमध्यरेखीय प्रति भूमध्यरेखीय जलधारा में मिल जाता है। ठीक, अब नीचे क्या हो रहा है, दक्षिणी जो भूमध्यरेखीय जलधारा है वो क्या हुई, पूर्व से वो भी पश्चिम की तरफ जब बढ़ी तो यहाँ टकराकर कुछ जल राशि इक्वेटोरियल काउंटर करंट में, कुछ जल राशि दक्षिण की तरफ बढ़ जाती है। अब दक्षिण की तरफ जो जल राशि बढ़ रही है, तो मोजाम्बिक के पास इस जल राशि को या करंट को हम क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक करंट। ठीक है, मेडागास्कर के पूर्वी तट पर भी कुछ हिस्सा पानी का प्रवाह एक शाखा के रूप में बहता है जिसको मेडागास्कर करंट के नाम से कहते हैं। फिर मोजाम्बिक और मेडागास्कर करंट मेडागास्कर के दक्षिणी तट पर आपस में मिलकर अंगुलहास नाम से गर्म जलधारा के अंगुलहास जलधारा दक्षिण की तरफ आगे बढ़ के ऑस्ट्रेलिया ली थी, इसलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जल राशि है या फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पीछे पश्चिमी तट पर जो जल का प्रवाह रहेगा वो भी एक ठंडी जलधारा का रहेगा। ठीक है ना, तो ये था क्या, हिंद महासागर की जलधारा है। अब अंगुलहास का कुछ पानी क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा केप ऑफ गुड होप से, तो वो क्या हुआ, बेंगला जलधारा में मिक्स होकर थोड़ा सा बह गया। तो क्या, क्योंकि पानी है कोई ऐसी आइडेंटिटी वाली या फिजिकल थिंग तो है नहीं जो बिल्कुल सेपरेटली चलेगी, पानी है एक दूसरे से मिलते हुए घुलते हुए बहता रहता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, करंट्स। अब इस करंट्स के कई सारे नाम और भी हैं, जैसे लेब्राडोर जलधारा जो अपन ने बात की थी, ग्रीनलैंड क्या है उत्तरी तरफ अपन देख रहे हैं, और सभी महाद्वीपों में पश्चिम पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं हैं। इसलिए हम क्या देखते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं हमेशा पश्चिमी तट पे ज्यादा होते हैं। उसका कारण क्या है, जहां पर भी ठंडी जलधाराएं होंगी जिन क्षेत्रों में, वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। टेम्परेचर जब कम रहेगा तो वेपराइजेशन कम होगा, वेपराइजेशन कम होगा तो प्रेसिपिटेशन कम होगा, यानी बारिश कम होगी। तो हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जलधाराएं जो ठंडी चलती हैं, इस वजह से क्या होता है, वहां का तापमान कम बना रहता है, जिससे कि बारिश की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए अधिकतर जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं वो महाद्वीपों या देशों के पश्चिमी तट पर होते हैं। ठीक है, एक बात अपन ने की थी जापान तट की कि ओयोशियो और क्यूरोशियो जलधाराएं मिलती हैं, ऐसे ही गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा भी आपस में मिलती है। इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा मछली उत्पादन का एक पॉइंट बनता है या फिर क्षेत्र बनता है जहाँ पे मछली का उत्पादन है, मत्स्य व्यापार बहुत ही डेवलप है। ठीक है, तो ये तो थी अपनी जलधाराएं। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी यस को सर। अभी? नो सर। नो सर। पूरा समझ में आ गया एक बार में? हाँ सर, पहले पढ़ रखी थी ना ये। चलो फिर ठीक किया यार, पढ़ के अच्छा किया। क्योंकि जलधारा ज्यादा चलती है, थोड़ी देर बाद समझ में आना बंद हो जाता है, एक जैसे नाम लगते हैं। चलो अच्छा किया। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज, हाँ एल नीनो ला नीनो सुना होगा, एक ये भी एक पॉइंट इसमें आता है ना। तो एक्चुअली ला नीनो जैसी कोई चीज नहीं है, जो अभी अपन ने पढ़ा वही ला नीनो है। इसकी बदली हुई परिस्थितियों को हम एल नीनो बोल देते हैं। ये जलधारा पेरुवियन जल करंट देख रहे हो या फिर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो हम्बोल्ट इसको बोला जाता है, एक जलधारा देख रहे हो, ये अभी ठंडी है, ब्लू दिख रही है तुम्हें, है ना। कभी कभी क्या होता है,
व्यापारिक पवनों का प्रवाह कभी कभी 4-5 साल या 7 साल या 4 जो भी समय हो उसमें बदल जाता है प्रवाह की गति। तो क्या होता है, पेरुवियन जो ठंडी जलधारा इसकी जगह गर्म जलधारा स्थान ले लेती है। ठंडी की जगह यहाँ पर जो जलराशि बहने लगती है वो हो जाती है गर्म। बारिश जो है वो इस क्षेत्र में ज्यादा होती है और इतनी होती है कि बाढ़ सब आ जाती है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा होता है, पूर्वी तटों में, पूर्वी देशों के यहाँ पर गर्म की जगह ठंडी जलराशि आ जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मौसमी दशाएं पूरी तरह से बदल जाती हैं और यहाँ पर बारिश की जगह सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। बारिश बहुत कम होती है। सूखा मतलब यह है कि बहुत कम बारिश हुई, है ना। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एल नीनो। यानी क्या हुआ, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा, जिसको पेरुवियन जलधारा कहते हैं, कभी कभी कुछ वर्षों के अंतराल पर इस ठंडी जलधारा का स्थान एक गर्म जलधारा ले लेती है। इस वजह से मौसमी दशाओं में वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और होता क्या है, बारिश जो पूर्वी तटों पर, पूर्वी देशों के तटों पर हो रही होती है, वह बारिश अब दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहुत ही प्रबल रूप में होती है, जिससे कि बन जाती है। और पूर्वी देशों के जो पूर्वी तट हैं वो जो है बारिश से अछूते रह जाते हैं, इसलिए वहां सूखा जैसी स्थिति बन जाती है। सिंपली ये था एल नीनो। ठीक है, अब किसी कोई कंफ्यूजन जलधाराओं को लेकर? नो सर। सब समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलो, अभी कुछ जलधाराएं नहीं सर। नहीं आया। नहीं सर। क्या नहीं आया बताओ। सर जो आपने जो मैप की इसमें फोटो डाले सर, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप समझा रहे हो पता नहीं। सर फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा सर, पहली हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना कई बार, तो समझ में आ गया है। इसीलिए वो कि पहली बार में समझ में नहीं आता है ना। तो बेटा एक काम करना, पहले जो मैंने आज नोट्स भेजे हैं ना, इनको यस पहले सर। पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है एक नोट्स को पढ़ोगे तो क्या होगा कि पता चलेगा कि उत्पत्ति क्यों हो रही है, कैसे। और फिर ये फोटो में देखते चलना जो मैंने भेजी है, ठीक है। सर। इसमें इंग्लिश के नाम है, पढ़ते चलना और देखते चलना कि हाँ ये ऐसा बहा, ये ऐसा बहा, ऐसे चलते चलना, फिर समझ में आ जाएगा। ना आए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा फिर से, ठीक है। अब कुछ जलधाराएं ऐसी हैं जो हमने नोट्स में और ज्यादा दे रखे हैं, क्योंकि इस फोटोज में नहीं है तो उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं। नोट्स में छोटी छोटी जलधाराएं हैं, वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी जलधाराएं हैं वो, और नोट्स में क्या है हमने उसमें जोड़ दिया, फिर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है। चलो, तो ये थी जलधाराएं समुद्री। नोट्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्म जलधाराएं लिखी है ना। और इसमें फोटो, सेकंड फोटो है ब्लू वाली, उसमें देख रहे हो जलधारा बिल्कुल यहाँ से वहां पूरे समुद्र में बहा दे रहे हैं। तो उतना कहना ठीक नहीं है, बहुत कह भी नहीं सकते कि हाँ जलधारा बहती कि नहीं, कोई देखने तो नहीं आ रहा वहां पे, लेकिन एक अंदाजा मोटा लगाया जाता है कि हाँ जलधारा यहाँ से यहाँ इस तरफ प्रवण, सीधी सी बात है ना, एक संतुलन के रूप में पानी यहाँ से वहां कई बहुत गहराई में, या फिर जहाँ सतही हो सकता है, सतही रूप में ऊपर नीचे बहता रहता है, ठीक है। तो ये जलधाराएं थी, इनसे कोई इनके से जो लाभ जो है, यूरोप में एक क्वेश्चन ये है कि हाँ यूरोप गर्म जलधारा के लाभ यूरोपीय क्षेत्र के लिए क्या हो सकते हैं, या यूरोप के तटों के लिए क्या हो सकते हैं, वो अपन ने देखे क्या, कि तट जो तटीय क्षेत्र है जो वो है वो गर्म बने रहते हैं, इससे बंदरगाह वगैरह पे आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन बना रहता है, ठीक है ना। एक अपने मत्स्य के लिए पड़ा ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलने का क्षेत्र, दूसरा रेगिस्तान का कारण थोड़ा समझ में आया, चौथा तीसरा एल नीनो का प्रभाव समझ में आया कि हाँ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहुत बारिश होती है, जबकि पूर्वी देश जो है वो सूखे की स्थिति से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी जलधाराएं, ठीक है। चलो, क्लियर सबको? जी सर। यस सर।
ठीक है, फिर आज क्लास क्लोज करते हैं अपन, है ना। सर आज एक अपन क्वेश्चन था हाँ पूछो। सर, वो आप पे ये कॉन्टिनेंट है सर, उसकी फिजिकल और पॉलिटिकल मैप की पीडीएफ वो कोई शेयर कर देना अच्छे फॉन्ट में हो सके तो। कॉन्टिनेंट्स की फिजिकल और पॉलिटिकल बस हाँ सर, पीडीएफ पीडीएफ ना। अगर अच्छी हो आप पे थोड़ा पढ़ने के लिए। अच्छा हाँ अच्छा, अभी एटलस कोई लिया है नहीं लिया है? सर, एटलस तो है थोड़ा सर, वो हम उसमें पीडीएफ पे फोन पे सर थोड़ा करते तो उसमें चाहिए रही थी, अगर आप पे हो तो सेंड कर दीजिए। चलो हम अरेंज कर लेते हैं, हमारे पास पड़ी तो नहीं है लेकिन हम अरेंज कर लेंगे, है ना। तो भेज ओके सर, देंगे। ओके। ठीक है, क्या कह रहे हो, हैप्पी होली? नहीं सर, वो भैया थे वो बोल रहे थे मुझसे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है फिर, है ना, क्लोज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।